पार्टी के सभी नेता, वरिष्ठ नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं इस मौके पर आप सबके साथ और जितने भी हमारे वक्ता बोले हैं इससे पहले, वरिष्ठ नेता, उन सब से जुड़ता हुआ उनको भी, उनके विचारों को, वहीं हम जब आज बैठे हैं इस जनेश्वर मिश्र पार्क में जनेश्वर मिश्र जी को याद करने के लिए, जनेश्वर मिश्र जी ने जो रास्ता दिखाया, हम में से बहुत सारे साथी यहां पर हैं, उपस्थित हैं, जिन्होंने उनके विचारों को समय समय पर सुना है, उन्हें देखा है। जनेश्वर मिश्र जी के आंदोलनों के बारे में कि उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए समाजवादी सिद्धांतों के लिए अगर कोई भी जोखिम उठाना पड़ा होगा, आंदोलन करना पड़ा होगा, तो पीछे नहीं हटे और उसी आंदोलन, उन तमाम संघर्षों का ये परिणाम है। और नेताजी का जो रास्ता दिखाया गया कि जिस तरीके से समाजवादी लोग पूरे देश के एक साथ इकट्ठे हुए और कम से कम उत्तर प्रदेश में जनेश्वर मिश्र जी का संघर्ष और तमाम हमारे समाजवादी नेताओं का संघर्ष, और उसका परिणाम दिखाई दे रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। जिन आंदोलन, जिन सिद्धांतों को लेकर के वो चले, सिद्धांतों से कभी हटे नहीं, और उसी का परिणाम है आज जब हम लोग सरकार में हैं तो हर वर्ग के लोगों के बीच में अपनी उपलब्धियां पहुंचा रहे हैं। मान लो अगर हमारी आपकी सरकार न बनती, सत्ता में समाजवादी लोग ना आए होते, तो इतना बड़ा पार्क के नाम पे हम लोग नहीं बना पाते। आज जो पार्क जिसमें हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं, ये तभी मुमकिन हो पाया है कि जब हम लोगों को सत्ता जनता ने दी है। जनता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज समाजवादियों को इतनी ताकत उत्तर प्रदेश में मिली है। यही सिद्धांत कैसे आगे बढ़े, जो नेताजी ने रास्ता दिखाया, नेताजी ने समाजवादी पार्टी को इतना बड़ा खड़ा कर दिया। कम से कम देश और दुनिया के लोग ये मानते हैं, क्योंकि वही सरकार अगर है जो सिद्धांतों पे चल रही है, तो वो समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश की आज भी सिद्धांतों पे चलने का काम कर रही है। लोग कहते हैं कि हम लोग शायद सिद्धांत से भटक गए होंगे, लेकिन एक एक कार्यक्रम हमारा देखिए, जो नेताजी ने घोषणा पत्र बनाया था, जो कार्यक्रम लागू किए हम लोगों ने, हम अपने समाजवादी सिद्धांत से जुड़ करके काम कर रहे हैं। जो लड़ाई जनेश्वर मिश्र जी ने, लोहिया जी ने, जयप्रकाश जी ने, कृपलानी जी ने और तमाम हमारे समाजवादी साथियों ने लड़ाई लड़ी थी कि भेदभाव मिट जाए, जात समाज में किसी तरह का भेदभाव न हो, किसी रूप में अगर कहीं भी गैर बराबरी है वो खत्म हो जाए और संपन्नता की ओर समाज और देश चलने लगे। कम से कम इस कम समय में समाजवादियों ने उन सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का काम किया है। और अगर हमें कोई अलग हट करके भी काम करना पड़ा होगा जिससे हमारा प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर जाए, तो उस फैसले को भी समाजवादी लोगों ने लेने का काम किया है। आज कोई देश में नहीं कह सकता कि एक ही वर्ग के लिए काम कर रही है सरकार। सरकार ने भेदभाव मिटा करके, चाहे वो गांव के लिए खुशहाली की बात हो और चाहे शहरों के लिए कुछ काम किए हों, दोनों को मिलकर के समाजवादी लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये अलग बात है कि राजधानी लखनऊ, हमारे जितने भी साथी आए हैं, जो प्रत्याशी भी हैं, मंत्री भी हैं, आने वाले समय में चुनाव भी हो सकता लड़ें, वो जानते होंगे कि इस शहर में इतना कभी काम नहीं हुआ होगा जितना समाजवादी लोगों ने करके दिखा दिया। और ये काम अगर हुए हैं
अगर कैंसर इंस्टीट्यूट आज बन रही है, हमारे समाजवादी साथी जानते होंगे, नेताजी ने ही पिछले अपनी सरकार में कहा था कि जो गरीब हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। कैंसर का कोई इलाज नहीं है, और अगर इलाज है भी तो बहुत महंगा है। कैंसर जैसी बीमारी ने न जाने कितने अच्छे लोगों की जान ले ली, न जाने कितने लोगों का हमारे बीच से चले गए। कैंसर जैसी बीमारी जो इलाज नहीं करा सकता गरीब, नेताजी ने कहा था कि कैंसर इंस्टीट्यूट बने। कम से कम हम समाजवादी सरकार में उस कैंसर इंस्टीट्यूट को खड़ा कर दिया, और आने वाले समय में वो शुरू भी हो जाएगा और गरीबों को इलाज मिलेगा। ये कन्या विद्याधन उसी सोच का एक आगे बढ़ाने का काम किया। ये कन्या विद्याधन नेताजी ने शुरू किया था, किसी और पार्टी की सोच नहीं थी। उस समय मैं समझता हूं नेताजी ने जो फैसला लिया कि बेटियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे उनकी मदद की जाए, जो बात शुरू हुई थी पुरानी सरकार से, इस सरकार में हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, और उसका परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में बेटियां पढ़ने लगी हैं, बेटियां स्कूल जाने लगी हैं, और उन्हें कन्या विद्याधन से भी लाभ मिल रहा है। समाजवादी पेंशन जैसी योजना जो बड़ी संख्या में गरीब महिलाओं को मिल रही है। हमारे साथी जानते होंगे, नेताजी का जब भी भाषण सुना होगा, वो कहते थे कि सरकार बनेगी हम समाजवादियों की, तो गरीब महिलाएं, उनको हम साड़ी सरकार की तरफ से देंगे। जब सरकार बनी तो हम लोगों ने सोचा कि साड़ियां कैसे बांटें, साड़ियां बांटने का इंतजाम कैसे हो। बहुत सोच विचार करके फैसला लिया कि अगर मान लो हम लोग महिलाओं को साड़ी देना शुरू कर दें, और हमारी माएँ बहनें अगर ये कहें कि समाजवादियों ने इस रंग में साड़ी क्यों बांट दी, अगर उन्हें हम लाल रंग की साड़ी दे दें तो वो कहें लाल रंग की नहीं, हमें हरे रंग की साड़ी चाहिए थी। और अगर हरे रंग की साड़ी बांटने लगे तो वो कहती कि हमें हरे रंग की नहीं, हमें लाल रंग की साड़ी चाहिए थी। हमें रंग में झगड़ा हो जाता, पहनावे का झगड़ा हो जाता। इसलिए हम लोगों ने सोचा और रास्ता निकाला कि उन तमाम गरीब माताएं बहनें जो गांव में हैं, जो गरीब हैं, उनको 500 रुपए महीने में समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे, और बिना भेदभाव के जोड़ा है। और ये हम कह सकते हैं कि देश में इतनी बड़ी पेंशन योजना कोई नहीं चला रहा जो समाजवादी लोग चला रहे हैं, और सीधा सीधा उनके अकाउंट में पहुंचा रहे हैं। एक बार को बनने में हो सकता कोई शिकायत हो, पेंशन बनाने में हो सकता है कोई शिकायत हो, कहीं किसी स्तर पर उन्हें परेशानी आ जाए, लेकिन अगर एक बार समाजवादी पेंशन बन गई तो उनके अकाउंट में सीधा सीधा पहुंचाने का काम समाजवादी सरकार कर रही है। किसी तरह का कोई उसके बीच में रुकावट नहीं है। ये देश की बड़ी योजना है। अगर हम लोग मेट्रो बना रहे हैं तो मेट्रो से जहां शहरों के लोगों को सुविधा मिलेगी, वहीं शहरों में उद्योग कारखाने से लेकर के लोगों को रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। वहीं अगर एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, हमने कोई बिल्डर के लिए जमीन नहीं दी, हम अपने समाजवादी सिद्धांत से जुड़े रहे, और हमने कहा कि एक्सप्रेस वे अगर बना रहे हैं तो इसके आसपास किसी बिल्डर को जमीन नहीं दे रहे, हम मंडियां बना रहे हैं, और मंडियां ही हैं जो सुविधा देंगे, चाहे हमें आम की, आलू की, और चाहे फल सब्जी से लेकर के उसको सुविधा देना पड़े, वो सुविधा हम दे रहे हैं। क्योंकि आखिरकार शहर इतने बड़े होते चले जा रहे हैं, उनके खाने और पीने का इंतजाम आखिरकार कौन करेगा। इसी तरह दूध का इंतजाम, हमारे साथी जानते होंगे कि पिछले लगातार काम करने के बाद कम से कम हम लोगों ने उत्पादन बढ़ा दिया, और उत्पादन इतना बढ़ाया कि आज हम देश में कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है, और समाजवादी सरकार ने करके दिखा दिया। अगर मंडी बना रहे, एक्सप्रेस बना रहे, मेट्रो बना रहे, तो साइकिल का भी इंतजाम कर रहे, जानवर का भी इंतजाम कर रहे। अगर बच्चों की पढ़ाई की सुविधा देनी है तो वो भी कर रहे हैं इंतजाम। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें समाजवादियों ने काम न किया हो। हर क्षेत्र में आपके पास योजना है बताने को, लोगों को सुविधा मिल रही है, और मैं समझता हूं यही रास्ता है खुशहाली का।
दुनिया में जितने भी मुल्क आगे बढ़े हैं, जिनके लोगों को सुविधाएं मिली हैं, वो इसी रास्ते से होकर के निकले हैं। हमारा देश बड़ा है, आबादी ज्यादा है, इसलिए हम कोई और विचारधारा से देश को तरक्की और खुशहाली में नहीं ले आ सकते। हम समाजवादी रास्ते से ही हर गरीब और किसान और सबको आगे बढ़ा सकते हैं। उस रास्ते को हम लोग अपना रहे हैं। इसलिए साथियों, नौजवान साथियों, हम तो ये कहते हैं कि नौजवान हमेशा समाजवादी होता है। जो नौजवान है वो समाजवादी है, और जो लोकतांत्रिक है वो समाजवादी है, और अगर समाजवादी है तो वो लोकतांत्रिक है। तो कम से कम हम लोगों ने वो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सरकार में रहते रहते बनाई है। आने वाले समय में कैसे और प्रदेश आगे जाए, उसके लिए हमारे आपके सामने चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आप सब पर और समाजवादी साथियों पर कि जिस तरीके से पहले समाजवादियों को लौटाया था आपने बहुमत के साथ, आने वाले समय में भी आप लोग बहुमत से समाजवादियों को लौटाएंगे। सोच लो, अगर इतना काम हो सकता है 4.5 साल में, तब सोचो अगर इतना काम कर सकते हैं 4.5 साल में, तब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, वो एक ऐसी सरकार जिसने खजाना लूट लिया था, बर्बाद कर दिया था खजाना, सब पैसा पार्कों में, स्मारकों में लगा दिया। आप जिस पार्क में कोई टिकट नहीं लगती आपको, इस पार्क में हजारों लोग अपने आप आते हैं। एक पुरानी सरकार ने भी बनाया था पार्क, बताओ कितने लोग वहां पर जाते हैं। उन पत्थर और स्मारकों को देखने कौन जाता है वहां पर, और पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। आप गिनती कर लें किसी दिन की, एक समाजवादियों के पार्क हैं और एक बहुजन समाज पार्टी के पार्क हैं, और कम से कम समाजवादियों के पार्क में जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है वो जरूर इस पार्कों में आने का काम करते हैं। नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया था, ये जनेश्वर में इस पार्क बना है। कोई दल का हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन जब मुझे ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वो आपके लोहिया और जनेश्वर में पार्क के बीच में आने का काम करता है। ये हम लोगों ने, समाजवादियों ने रास्ता दिखाया है। इसलिए आने वाले समय में तमाम ताकतें हैं जो घटनाओं पर राजनीति करना चाहते हैं। तमाम ऐसे दल हैं, राजनीतिक दल हैं जो घटनाओं पर राजनीति बेवजह करना चाहते हैं। इसलिए मैंने जवाब भी दिया उन लोगों को। जो घटनाएं हुई हैं वो दुखद हुई हैं। अगर एक घटना है वो दुखद है, हम जो संभव मदद कर सकते हैं सरकार की तरफ से करेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे दोषी लोगों के खिलाफ, और अगर हमें बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक पे भी न्याय दिलाना पड़ेगा तो सरकार उनको न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन जिन लोगों ने कोई प्रदेश में काम नहीं किया, केवल नारा देकर के सत्ता में पहुंच गए, वो बड़ी बड़ी बातें कर करके, बड़े सपने दिखा करके सत्ता में पहुंच गए, उनके सामने मुश्किल है। उनके सामने मुश्किल ही है कि जनता के सामने जब जाएंगे तो आखिरकार बताएंगे क्या, उन्होंने क्या काम किया है, किस रास्ते पे देश ले जा रहे हैं। उनकी नीतियों ने कोई खुशहाली का रास्ता नहीं बना पाए अभी तक। कम से कम समाजवादियों के बीच में अगर तुलना होगी, जनता जब तुलना करेगी तो समाजवादियों को बेहतर पाएगी, समाजवादियों के कार्यक्रम बेहतर पाएगी, योजनाएं बेहतर पाएगी। इसलिए मैं इस मौके पर, जहां तमाम हमारे समाजवादी साथी आए हैं, जनेश्वर मिश्र जी की को याद कर रहे हैं, मैं तमाम लिखने वाले जो साथियों ने किताब लिखी उनके ऊपर, या हमारे समाजवादी साथियों ने दूसरी किताबें दूसरे विषय पे लिखी हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जनेश्वर मिश्र जी की जो किताब है, जो अभी फजले इमाम साहब ने लिखी किताब, उनका भाषण जो लिखा है, उसमें भाषण जो है जनेश्वर मिश्र जी का भाषण लिखा है। हमारे तमाम साथी जानते होंगे कि जब कभी जनेश्वर मिश्र जी बोलते थे, कहीं पर, चाहे शिविर में बोलते हो, पार्टी के कार्यक्रम में बोलते हो, या राज्यसभा में बोलते थे, तमाम लोग सुनने आते थे उनको। जिस तरीके से उन्होंने उसमें लिखा है कि कमजोर का आतंकवाद और ताकतवर का आतंकवाद, मैं समझता हूं हमारे समाजवादियों को पढ़ना चाहिए। और जिस समय पढ़ेंगे तो आपको अपने सिद्धांत पता लगेंगे, वो तमाम कार्यक्रम पता लगेंगे। मैं से साथी जिन्होंने किताबें लिखी उनको बधाई देना चाहता हूं। हालांकि जो किताब लिखी है 7 दिन 27 यादें, मुझे भी नहीं पता था कि इन लोगों को इतनी तकलीफों के सामना करना पड़ेगा। जिस समय नेपाल में घटना हुई, भूकंप आया, जिस
स्केल पर वो भूकंप था, बहुत से लोगों की जानें गईं, लेकिन वहां क्या परिस्थितियां होंगी नहीं मालूम था। हम उन तमाम समाजवादी साथियों को, खासकर युवा नेताओं को मैं बधाई देना चाहता हूं कि तमाम जोखिम उठा करके वो वहां पहुंचे और लगातार उन्होंने मदद की, लोगों की, वहां के स्थानीय लोगों के बीच में मदद की। वो जान गए होंगे कि हमारे देश की, उस देश में छवि क्या है, हमारे देश के लोगों की, राजनीतिक दलों की छवि क्या है उन देश के बीच में। इसलिए बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने लगातार वहां रह करके उतनी तकलीफ में, परेशानी में लोगों की मदद की। इसलिए इस मौके पर आए हुए हम तमाम समाजवादी साथियों का धन्यवाद देंगे, आभार प्रकट करेंगे और इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है। ये राजनीतिक परीक्षा सबसे बड़ी है, क्योंकि इस परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो समाजवादियों का रास्ता केवल प्रदेश नहीं, देश में खुल जाएगा, क्योंकि ये देश का चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए देखा होगा आपने, तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं अपनी, उनके जो पत्ते थे वो पत्ते खुल गए, वो केवल आपका इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार समाजवादी लोग जनता के बीच में कैसे जाएंगे। इसलिए समाजवादी साथियों, आपको अपना बूथ, अपना गांव, अपनी गली कैसे ठीक करनी है, उस दिशा में भी मैं समझता हूं आपको सोचना होगा। और अगर दोबारा हम लोग लौट करके आ गए तो मैं समझता हूं इससे बड़ी श्रद्धांजलि जनेश्वर मिश्र जी को और तमाम समाजवादियों के लिए कोई नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी खुशी समाजवादियों को होगी कि समाजवादी सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में लौटी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने तमाम नौजवान साथी, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, माताएं, बहनों और पत्रकार साथियों का धन्यवाद देते हुए, आप सबका आभार प्रकट करते हुए कि इतने बड़े कार्यक्रम को आपने सफल बनाने का काम किया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अब हम निवेदन, अखिलेश यादव यहां पर जनता को संबोधित कर रहे थे लखनऊ में। जनेश्वर मिश्र की 84वीं जयंती पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी फूलमाला चढ़ाकर, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनेश्वर मिश्र के आदर्शों पर हमें चलना होगा, इसी के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे। यहाँ पर अखिलेश यादव ने मायावती पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पार्क बनाए मायावती ने अपने समय में, वो किसी के भी काम नहीं आए। आज एक ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय जनेश्वर जी का जन्म दिवस है। समाजवादी आंदोलन के लोहिया जी के बाद जितने लोग हुए हैं, प्रमुख नेता जनेश्वर मिश्र जी। जनेश्वर मिश्र के पास दो लोग हैं, जब भी जाते थे जाकर बैठे थे, आदरणीय उदय प्रताप सिंह और हम। आप किसी बुलाते थे कविता सुनाइए, और जब भी हम जाते थे दिल्ली तो वहां बैठते। अखिलेश जी से भी कहा कि आप जब भी दिल्ली आओ तो मेरे पास बैठो। इन्होंने पूरा पालन नहीं किया, ये पूछो, जब भी दिल्ली आओ तो मेरे पास बैठो। अगर उनके पास बैठे होते तो इनको आज बहुत नॉलेज होती। मामूली नेता नहीं थे जनेश्वर मिश्र। लोहिया जी इतने प्रभावित हो चुके थे, जहां भी कार्यक्रम लगता था जनेश्वर को अपने साथ ले जाते थे और भाकर करवाते जी। बहुत सारी बातें हमको मालूम है, क्योंकि साथ रहा, लोहिया जी का भी साथ रहा। और फिर उसके बाद जनेश्वर का पूरा हाथ मेरे ऊपर हुआ। लोहिया जी का भी हाथ हुआ। जब एक दिन छोड़ने आए इटावा स्टेशन पर, तो मुझ पे जीवन में एक बड़ी भूल हुई कि मैं सर्किट हाउस आगरा में ठहरूंगा और राम सेवक यादव को लिखा दूंगा। तो मुलायम सिंह तो तुरंत मुझे मिला देना, मुझे कुछ बातें करनी। हमारी नौकरी लग गई, हम वहाँ लेटे हुए
जैन पर उन प्रिंसिपल साहब के लड़के की शादी, उन्होंने जबरदस्ती कहा कि मेरे लड़के की शादी में जाना पड़ेगा। तो एटा में शादी थी, तो मैं समझी एटा में शहर में हुई, तो एटा में 40 मीटर दूर कोई गांव था, लेकिन मैंने फिर भी चल दिया। और जब तक आए एटा 10 साढ़े 10 बज गए। तो एक तागा वाला मिला, वो 4 किलोमीटर जोड़ता नहीं था हाईवे। उसने कहा कि हम उस रोड पर छोड़ देंगे, वहाँ आपको टैक्सी मिल जाएगा, बस मिल जाएगी, और रात के 11 बजे। उसमें एटा में मर्डर बहुत होते थे, कत्ल बहुत होते। मैं डरने लगा, अकेले खड़े बैठ गए। तो एक टकवाला आया, उसने कहा यूँ कोई लड़का खड़ा तो रोक गया। तो उसमें हम बैठ गए, मैं उसी चले आए। लोहिया जी से नहीं मिल पाए। फिर राम सेवक यादव ने हमको बहुत डांटा और कहा कि आपने वायदा खिलाफ की लोहिया जी से, आपको टाइम दिया, वो इंतजार करते रहे, मेरी जिम्मेदारी थी तो मिला देना, हम खड़े रहे, बाहर आप आए। ये बात मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। दुख होता कि जाने क्या कहना चाहते हैं। ओके ठीक है। बाद 22-23 अगस्त 1977 में शिविर चला। लोहिया जी का जो भाषण है शिविर का स्वतंत्रता का, वो आज तक मुझे क्यों कतवार है। किसानों पर बोले, और नौजवान पर बोले, और भ्रष्टाचार पर, 3 मुद्दों पर भी बोले। और क्या भाषण था, वो कोई उसका जवाब नहीं था। फिर मैंने कहा मैं माफी चाहता हूँ, वो नहीं आ पाए थे। कोई बात नहीं, मैं इलाहाबाद जा रहा हूँ, वहाँ छात्रों को मैंने काम दिया यूनिवर्सिटी में, आप मुझे फिर मिल लेना, हम बात तो ही करना चाहते हैं आपसे। ये दुर्भाग्य 23 अगस्त को हमारी बात हुई, 12 अक्टूबर को लोहिया जी की डेथ हुई। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जीवन की जो कभी कभी याद करते जाने क्या कहना चाहते तो नहीं मिल पाया। तो आज उन्हीं में से छोटे लोहिया कहलाते हैं गणेश मिश्र। इसे कहते हैं कि गणेश मिश्र वही भाषण उसी तरीके से देते हैं जैसे लोहिया जी देते हैं। और लोहिया जी हमेशा उनको साथ ले जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। लोहिया जी जिनको समझते तो नौजवान ठीक उससे कहते हैं हमेशा हम सभी का। विधूना में जो हटन दिया था, विधूना के क्षेत्र पड़ता था, हम उसके पार्लियामेंट के मेंबर हुए। वो भाषण हमें आज भी याद है जो उन्होंने विधूना में दिया। तो आज उन्हीं में से छोटे लोहिया कहलाने वाले गणेश्वर हैं। गणेश्वर पूरी तरह लोहिया जी की तरह बोलते थे और प्रभाव पड़ता था। लेकिन अब क्या करें, अचानक डेथ हुई। आखिरी बात उनको पूछो, किसी को कोई था वहाँ पर, आखिरी बात हमारी हुई। मैंने 22 जनवरी को याद आ गया, हम तो गणेश से बात करना ये उसमें कि उठाया फोन, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, गला गबड़ी थी। तो हमने कहा ये क्या बात है, हमारी आवाज़ नहीं। हम कहे जहाँ आप रहते वहाँ तुम्हारा डॉक्टर है, उन डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर को बुला लिया उन्होंने, मेरे कहने को हमेशा मान लेते थे। डॉक्टर आया और नंबर पकड़ी, आपको कुछ नहीं। इतना गुस्सा है बाद में तो मुझे आया कि इसके खिलाफ रपट लिखाने, कि इसी ने मार दिया। पता लगा लिया डॉक्टर ने कि मैं नंबर पड़ी हुई। मैंने कि गला काम नहीं कर रहा है, तो उसने कह कैसे दिया। और सवेरे 11 बजे उनकी डेथ हो गई। बस उसी दिन उद्घाटन था सफाई महोत्सव का। 11 बजे वहाँ हमको 11:15 तक खबर मिली कि गणेश की डेथ। हम और रामपाल सीधे इलाहाबाद पहुँचे, दाह संस्कार में रहे। उनके भाई होंगे यहाँ मिल गए। उन्होंने कहा दाग आप देंगे, अग्नि आप जलाएंगे। हम क्यों? तो उन्होंने कहा था कि मेरी डेथ हो तो राम सिंह ही अग्नि जलाए।
तो मैंने इनका हाथ पकड़ा और दोनों हाथ उन्होंने वहाँ पर उनको आखिरी अग्नि दी। अब सोचिए यार कितना दिल में ये एक ऐसे भावना है जिससे बहुत दुख हो जाता। तो आज हमारे बीच जनेश्वर नहीं है, और ये सही है कि जनेश्वर होते तो बहुत से नौजवानों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती अच्छी। आज बार बार हम कहते हैं कि शिविर चलाइए, कई बार इतने कहा फिर शिविर चलाइए, मगर शिविर कितने चलते थे अगर याद हो जो माता साहब पढ़े हुए थे, कितने शिविर चलते थे। शिविर चलाते तो भैया चित्रकूट के शिविर में हम गए, देहरादून के शिविर में हम गए, कितने गिराज सब शिविर में जाते थे और वहाँ शिविर कच्चा दिन चलते थे, तो इनको सबको ट्रेनिंग आज हो जाती। लेकिन हमारी बात इस पार्टी मानी नहीं जाती। इस बात को मैं कहता हूँ, कई बार का शिविर चला, कई बार का मुख्यमंत्री से भी शिविर चलाइए, कोई मतलब ही नहीं। ये क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? तो कोई पूछा सवाल बात क्या है, क्या बता देंगे? ये अलग बात है कि हम किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, लेकिन और भी दलों से कैसे रिश्ते रहे, कि दल की क्या विचारधारा है, हमारी उनसे कितनी अलग विचारधारा है। और ये सही है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है और जितने हिंदुस्तान में राजनीतिक दल है इतनी की विचारधारा किसी की नहीं, क्योंकि गरीबी अमीरी का फर्क कैसे मिटे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, और सबसे महत्वपूर्ण हमारा किसान है। किसान की उपेक्षा हो रही है। थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी सरकार बन जाती है तो किसानों को सुविधा मिलती है। बिना किसान के कभी भी देश संपन्न नहीं हो सकता। यहाँ पर बैठे नेता सुने, अमेरिका के इतिहास पढ़ते हैं ना, अमेरिका ने सबसे पहले किसानों को आगे बढ़ाया और उन्होंने किसानों की घाटा नहीं होने दिया। यहाँ तक मैंने पढ़ा है कि कभी ज़्यादा उपज हो जाती थी तो अमेरिका समुद्र में अन्न फेंक देता था, लेक बहा देता था, लेकिन कभी किसान को घाटा नहीं होने देता। आज किसान घाटे में है। अपनी मेहनत, अपने बच्चों की मेहनत, कई पत्नी की मेहनत और पैसा लगता सब जोड़ दिए, आज किसान घाटे में है। थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में किसानों को अलग से किसान पेंशन के नाम पर कुछ अच्छे काम कर दिए, ऐसा किसान कम घाटे में है। बता लिया मैंने, वरना बहुत किसान घाटे में। तो सारी मेहनत करता है किसान, असली छिपा हुआ है विकास। गांव की गलियों को पक्का बनाना है, सफाई करनी है, गंदगी मिटानी है। ये हमने मुख्यमंत्री होकर आगे चलाया था, उससे बहुत असर पड़ा है। बहुत सारे गांव में गलियां भी पक्की हैं, बाथरूम भी बने हैं। हर घर में बाथरूम बनाने का फैसला हमने किया। अब बने हैं बाथरूम। तब एक बहुत बड़े जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो रात में घूमने गए 11 बजे सैफई में। तो सैफई में कहीं गंदगी नहीं मिली, नाली है नहीं कहीं। नाली मैंने पटवा दी और पटवा के पक्की गलियां बनवा दी। सारी गंदगी एक गड्ढा है, काफी दूर उसमें पहुंचा। कहीं गांव में गंदगी नहीं मिल सकती है, सैफई घूमना, कहीं नाला नहीं, कहीं कोई नहीं, सब उधर चला जाता। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का एक अलग से पहचान बने, गांव में भी, नौजवानों में भी, बेरोजगारों में भी, गरीबों में और पढ़े लिखे शिक्षकों में भी, प्रोफेसर लोगों में भी, वकीलों में। ये काम समाजवादी पार्टी ने किया है। वकीलों का अलग से संगठन मैंने बनाया था, अब वो अता पता नहीं चला। हर 3 महीना में सम्मेलन वकीलों का होता था, जब हाई कोर्ट के यहाँ के वकील, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे वकील आते थे और सम्मेलन होता था और वकीलों की समस्या सुनते थे और वकील की समस्या हम लोग हल करते थे। चर्चा हो गई समाजवादी पार्टी की कि वकीलों का सम्मान पहली बार हुआ।
तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कितना बताएं, वो हमारे चलाए हुए कार्यक्रम अधूरे रह गए, कुछ चले हैं, ज़्यादातर नहीं चले। अब नौजवान ये हैं, इनका शिविर होता था, देहरादून में शिविर चला, चित्रकूट में शिविर चला, आपके गोरखपुर में शिविर चला, नौजवानों का याद कीजिए, समय शिविर चला और नौजवानों से भाषण करवाते थे और कुछ नौजवान बहुत अच्छा भाषण देते थे, ऐसा नहीं भाषण देते, अच्छा देते, समझ आई। इसलिए हम आज कह रहे जनेश्वर चार्य कहते थे, जनेश्वर का व्रत भी तो बना रहे हैं, लेकिन जो उनका सपना था, सपना साफ तांगुली करते थे, नहीं लखनऊ तो हो गया दिल्ली, दिल्ली दिल्ली। अब उसने काम ही नहीं किया। अब की सोचा कि 45-40 अगर लोकसभा में मैं जीतेंगे तो हो सकता जनेश्वर मिश्रा का सपना पूरा हो जाता, 5 जीते।